हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से नर्सेस पाठशाला के यूट्यूब चैनल में। मेगा थियरी एंड एमसीक्यू सेशन के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के कोर सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आज के सेशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो प्रीवियसली एग्जाम बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है, एंड उन क्वेश्चन से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को भी आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ए नर्स आइडेंटिफाइज दैट ए क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन लेवल इज डिक्रीजिंग। ए नर्स आइडेंटिफाइज दैट ए क्लाइंट्स हीमोग्लोबिन लेवल इज डिक्रीजिंग एंड is concerned about tissue hypoxia. An increase in what diagnostic test result? Increase in what diagnostic test result indicates an acceleration in oxygen dissociation from हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों की एक क्लाइंट है जिसका हीमोग्लोबिन लेवल डिक्रीज है, डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन लेवल का एक पेशेंट है, एंड उसको टिश्यू हाइपोक्सिया भी डेवलप हो रखा है। अब इनमें से कौन सा डायग्नोस्टिक लेवल, इंक्रीज्ड डायग्नोस्टिक लेवल इंडिकेट करता है एक्सीलरेशन इन ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम हीमोग्लोबिन? ऑप्शन 1 पीएच लेवल, ऑप्शन बी PO2 लेवल, ऑप्शन सी PCO2 लेवल एंड ऑप्शन डी बाइकार्बोनेट लेवल। तो सबसे हम पहले हम बात करते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन ये क्या चीज होती है। बच्चों अपनी बॉडी में मेनली जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अपनी बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है एंड एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब ये ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड में ट्रेवल करता है, टिश्यू तक डिलीवर होता है, तो जैसी बॉडी को नीड्स होती है, जितनी ऑक्सीजन की नीड टिश्यू को होती है उस अमाउंट में ऑक्सीजन सेपरेट होती रहती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट होती है एंड टिश्यू तक डिलीवर होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगर टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से या हीमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन के सेपरेट होने की रेट है वो इंक्रीज होगी। अगर टिश्यू को ऑक्सीजन की डिमांड कम है, फॉर एग्जांपल अगर रेस्ट कर रहा है इंडिविजुअल, उस केस में ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी, तो ऑक्सीजन के सेपरेट होने की रेट भी क्या होगी, कम होगी। और जब बॉडी में डिमांड ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक्सरसाइज कर रहा है, वर्क करता है, उस कंडीशन में तो ऑक्सीजन के सेपरेट होने की रेट भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर दे रखा है कि पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल ऑलरेडी क्या है, लो है। हीमोग्लोबिन लो होने के कारण जो बॉडी की ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो रखी है, पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल लो है। और हीमोग्लोबिन लो होने के कारण ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो रखी है, कम हो रखी है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो रखी है। अब इस केस में पेशेंट को डेवलप हो गया हाइपोक्सिया। पेशेंट को क्या हुआ है बच्चों, हाइपोक्सिया डेवलप हुआ है। और जैसे ही हाइपोक्सिया डेवलप हुआ, टिश्यू की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन के सेपरेट होने की जो रेट है, डिसएसोसिएट होने की जो रेट है वो इंक्रीज होगी। क्या होगा, इंक्रीज डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि जब भी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, ऑक्सीजन की डिमांड होगी, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेपरेट होने की रेट इंक्रीज होगी। और कौन कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होती है, तो जब भी अपना बॉडी का पीएच लेवल डिक्रीज होता है, डिक्रीज द पीएच लेवल, उस केस में क्या होगा, पीएच लेवल डिक्रीज हो रहा है मींस बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वहां पर भी सेपरेट होने की रेट इंक्रीज होगी। जब भी बॉडी में PCO2 लेवल इंक्रीज होगा, उस केस में ऑक्सीजन के सेपरेट होने की, डिसएसोसिएट होने की रेट इंक्रीज होगी। जब भी बॉडी में PO2 का लेवल डिक्रीज होगा, उस केस में
एंड जब बॉडी में बाइकार्बोनेट H प्लस आयन एक्सेस होंगे, इंक्रीज H प्लस आयन, ये भी इंडिकेट करता है पीएच लेवल डिक्रीज होने को। जब H प्लस आयन डिक्रीज होंगे, इंक्रीज होंगे, इट मींस बॉडी की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, पीएच डिक्रीज हो रही है। एंड लास्ट वन, जब बाइकार्बोनेट लेवल डिक्रीज होता है, लास्ट वन डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल। तो ये सारी कंडीशंस होती है, फैक्टर्स होते हैं, जिस केस में क्या होता है, इंक्रीज डिसएसोसिएशन फ्रॉम increased disassociation of oxygen from hemoglobin। अब ऑप्शन में कौन से टेस्ट को हम इंक्रीज वैल्यू को मॉनिटर करेंगे, तो फर्स्ट वन दे रखा है पीएच। तो जब इंक्रीज पीएच होती है उस केस में डिसएसोसिएशन इंक्रीज नहीं होता। डिसएसोसिएशन कब इंक्रीज होता है, जब पीएच डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए अपना रॉन्ग है। ऑप्शन बी में इंक्रीज PO2 लेवल, तो जब PO2 लेवल डिक्रीज होता है उस केस में क्या होता है, डिसएसोसिएशन इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल, तो उस केस में भी डिसएसोसिएशन इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज्ड बाइकार्बोनेट लेवल की कंडीशन में होता है। एंड ऑप्शन सी इंक्रीज्ड PCO2 लेवल। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी PCO2 लेवल इंक्रीज होता है तो डिसएसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो अपने इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन सेकंड आज के सेशन का। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि व्हाट नर्सिंग एक्शन विल लिमिट्स हाइपोक्सिया व्हेन सक्शनिंग ए क्लाइंट्स एयरवे। जब हम क्लाइंट के एयरवे की सक्शनिंग करते हैं तो कौन सी कंडीशन हाइपोक्सिया डेवलप होने को लिमिट करती है, कौन सी कंडीशन हाइपोक्सिया डेवलप होने को लिमिट करती है। तो जब हम पेशेंट के एयरवे की सक्शनिंग करते हैं तो हाइपोक्सिया को लिमिट करने के लिए कुछ इंपोर्टेंट इंटरवेंशन होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन होता है कि सक्शनिंग करने से पहले एंड बाद में हम पेशेंट को क्या करते हैं, हाइपर ऑक्सीजनेट करते हैं, पेशेंट को हाइपर जनरेट करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम सक्शनिंग में क्या करते हैं, नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं और ये नेगेटिव प्रेशर सेक्रेशंस को रिमूव नहीं करता, उसके साथ रेस्पिरेटरी में जो ऑक्सीजन है, जो एयर है, उसको भी रिमूव करता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर एंड ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ कैथेटर हम प्रेशर को अप्लाई नहीं करते। जब कैथेटर को इंसर्ट करते हैं उस टाइम भी प्रेशर को अप्लाई नहीं करते, एंड जब कैथेटर को रिमूव करते हैं उस टाइम भी प्रेशर को अप्लाई नहीं करते। तो सेकंड इंपोर्टेंट कंसिडरेशन होता है, डोंट अप्लाई प्रेशर ड्यूरिंग इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ कैथेटर एंड रिमूवल ऑफ कैथेटर। देन थर्ड वन, जो प्रेशर लिमिट होती है अपनी 100 to 150 mm ऑफ Hg, मैक्सिमम लिमिट होती है 150, यूजुअली हम 120 mm ऑफ Hg तक का प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड फोर्थ वन, जो प्रोसीजर की ड्यूरेशन होती है, एंटायर प्रोसीजर की ड्यूरेशन वो 10 to 15 सेकेंड्स होती है, 10 to 15 सेकेंड्स। ये 10 to 15 सेकेंड्स का जो ड्यूरेशन होता है, इसी ड्यूरेशन में हम कैथेटर को इंसर्ट करते, इसी में हम प्रेशर को अप्लाई करते एंड कैथेटर को रिमूव करते हैं। ये टोटल ड्यूरेशन होती है इसकी, इंसर्शन प्लस सक्शनिंग एंड रिमूवल ऑफ कैथेटर। टोटल इस प्रोसीजर की ड्यूरेशन 10 to 15 सेकेंड होती है। तो अगर ये सारे जो इंपोर्टेंट कंसिडरेशन है इनको हम माइंड में रखें ड्यूरिंग सक्शनिंग, तो हाइपोक्सिया डेवलप होने को मिनिमाइज किया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। ऑप्शन बी लिमिट सक्शनिंग विद कैथेटर टू हाफ ए मिनट। हाफ ए मिनट मीन्स 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स तक हमें लिमिट नहीं करना है बच्चों। हमने अभी पढ़ा है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 10 to 15
सेकंड। तो ऑप्शन बी अपना रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी, lubricate द कैथेटर विद सेलाइन बिफोर इंसर्शन। ये भी हमें करना होता है, कैथेटर को इंसर्ट करने से पहले ल्यूब्रिकेट करना होता है, लेकिन कैथेटर को ल्यूब्रिकेट करने से हमें सिर्फ कैथेटर इंसर्ट करने में इजी होगा, कैथेटर को इजीली हम इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हाइपोक्सिया को मिनिमाइज करने में कोई हेल्प नहीं करता। देन ऑप्शन डी, यूज ए स्टेराइल सक्शन कैथेटर फॉर ईच सक्शनिंग एपिसोड। स्टेराइल कैथेटर को भी यूज करना होता है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। स्टेराइल कैथेटर क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, लेकिन हाइपोक्सिया को मिनिमाइज करने में कोई हेल्प नहीं करता। जबकि अप्लाई सक्शन ओनली आफ्टर कैथेटर इज इंसर्टेड। ये अभी हमने डिस्कस किया कि कैथेटर इंसर्ट करने के बाद ही सक्शन करना होता है, उस ड्यूरिंग इंसर्शन एंड ड्यूरिंग रिमूवल हमें सक्शनिंग नहीं करनी होती। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, apply suction only after catheter is inserted. Then we are moving to our next question, question 3. A client is admitted for an exacerbation of emphysema. A client is admitted for an exacerbation of emphysema. The client has a fever, chills, and difficulty breathing on exertion. What is the priority nursing action based on the client's history and present status? क्वेश्चन कह रहा है कि एक एम्फाइसेमा का क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है एंड क्लाइंट को रिसेंटली फीवर एंड चिल्स एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी डेवलप हुआ है। तो इस टाइम नर्स की प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगी, और एक्शन डिपेंड कर अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की प्रेजेंट स्टेटस। ऑप्शन ए, चेकिंग द कैपिलरी रिफिल। ऑप्शन बी, एनकरेजिंग इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन सी, सेक्शनिंग सेक्रेशन फ्रॉम द एयरवे। एंड ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम एम्फाइसेमा की बात करें तो एम्फाइसेमा मींस परमानेंटली डायलेटेशन ऑफ एल्वियोलाई। एम्फाइसेमा एक रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी की डिजीज है जिसमें क्या होता है, परमानेंटली डायलेटेशन ऑफ एल्वियोलाई, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड फील्ड सेक बनेंगे, वहां पर एल्वियोलाई परमानेंटली डायलेट हो जाएगी एंड डैमेज हो जाएगी। एल्वियोलाई क्या हो जाएगी बच्चों, डैमेज हो जाएगी। एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होगी एंड डिक्रीज गैस एक्सचेंज एरिया, डिक्रीज गैस एक्सचेंज एरिया। जब गैस एक्सचेंज एरिया डिक्रीज होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा। बच्चों क्या होगा, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, डिक्रीज द PO2 लेवल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहने लगेगा, इंक्रीज द PCO2 लेवल देखने को मिलेगा। ये दो मेजर चेंजेस होते हैं बॉडी में, ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन रहने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगता है। लेकिन अभी करंट में पेशेंट को क्या सिम्टम है, फीवर एंड चिल्स। तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रायोरिटी एक्शन क्या होगी, चेकिंग द कैपिलरी रिफिल। कैपिलरी रिफिल बच्चों क्या इंडिकेट करता है, पेरिफेरल सर्कुलेशन को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पर पेरिफेरल सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई भी हमें स्पेशल सिम्टम्स या साइंस नहीं दिए गए, तो ये अपना ऑप्शन रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी, एनकरेजिंग इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को फीवर है एंड पेशेंट को चिल्स है, तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होगा एंड फ्लूइड लॉस होगा, जिसकी वजह से ब्लड की विस्कोसिटी भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को की फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे, एक IV फ्लूइड देंगे। ऑप्शन सी, सक्शनिंग सेक्रेशन फ्रॉम द एयरवे। अभी करंट जो पेशेंट की कंडीशन दे रखी है, जो हमें सिनेरियो दे रखा है, इसमें कहीं पर भी हमें ये नहीं बताया गया है कि पेशेंट के सेक्रेशन इंक्रीज हो रखे हैं या रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्शन है। और सक्शनिंग हम तभी करेंगे जब इंडिकेटेड हो पेशेंट को ऐसे कोई ब्रीथिंग डिफिकल्टी या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिले। ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑप्शन सी बच्चों अपना रॉन्ग होता है एंड ऑप्शन डी, एडमिनिस्ट्रिंग ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी बॉडी में CO2 रिटेन होती है, और एम्फाइसेमा में क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेटरी ड्राइव नहीं होता, सेंटर को स्टिमुलेट नहीं करता,
ए लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर। तो इन एम्फाइसेमा और सीओपीडी कभी भी हम हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि जैसे ही हायर कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन देंगे पेशेंट का PO2 लेवल इंक्रीज होगा एंड ये रेस्पिरेटरी सेंटर को सप्रेस करने का काम करेगा, जिससे पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या रेस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो सकता है। तो ऑप्शन डी भी अपना रॉन्ग होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू पेशेंट की करंट हिस्ट्री फीवर एंड चिल्स है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट की फ्लूइड इनटेक को इंक्रीज करेंगे, एनकरेज इंक्रीज द फ्लूइड इनटेक ऑफ द क्लाइंट। देन our next question, a client is diagnosed with emphysema, a client is diagnosed with emphysema। emphysema हमने अभी डिस्कस किया बच्चों, डैमेज टू alveoli and decreased gas exchange area of the lungs। For what long term problem should the nurse monitor this client? For what long term problem nurse monitor this client? इस क्लाइंट को क्या दिक्कत आएगी, अभी हमने डिस्कस किया कि गैस एक्सचेंज डिक्रीज होगा, इट मींस डिक्रीज्ड O2 लेवल, डिक्रीज्ड PO2 लेवल एंड इंक्रीज्ड PCO2 लेवल, इंक्रीज्ड PCO2 लेवल। PCO2 क्या है बच्चों, PCO2 बॉडी का एसिड है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और जब बॉडी में कार्बोनिक एसिड इंक्रीज होगा तो बॉडी की एसिडिसिटी को बढ़ाएगा, मींस ये क्या करेगा, बॉडी की पीएच को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज द पीएच। यहां पर और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे बच्चों, डिक्रीज द पीएच, डिक्रीज द PO2 लेवल एंड इंक्रीज द PCO2 लेवल, विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कौन से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को नर्स मॉनिटर करेगी, फर्स्ट वन लोकलाइज्ड टिश्यू नेक्रोसिस। लोकलाइज्ड टिश्यू नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है ड्यू टू हाइपोक्सिया, बट इट इज नॉट ए लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन और लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम। सेकंड वन कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है एम्फाइसेमा के साथ, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होगी ये पीएच को डिक्रीज करेगी एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन को लीड करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन क्या कर रही है, इंक्रीज द PCO2 लेवल विल लीड्स टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहती है एम्फाइसेमा वाले क्लाइंट्स के साथ। ऑप्शन सी को देखें तो हम इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट इंडिकेट करती है, इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर हाइपोक्सिया है, तो डेफिनेटली रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज देखने को मिलेगी, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन या लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं है। सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल, सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल भी इंप्रूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि सेचुरेटेड हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल मींस इंक्रीजिंग PO2 लेवल। तो ऑप्शन डी भी अपना रॉन्ग होता है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। इस क्वेश्चन के लिए अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। ये लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम बनी रहती है एम्फाइसेमा एंड COPD वाले पेशेंट के साथ, दोनों के लिए, फॉर द क्लाइंट ऑफ एम्फाइसेमा एंड जब भी अगर आपको COPD का पूछा जाए तो COPD वाले क्लाइंट को भी लाइफ लॉन्ग क्या प्रॉब्लम रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन की। Then we are moving to our next question. A spontaneous pneumothorax is suspected. A spontaneous pneumothorax is suspected in a client with history of emphysema. A client with history of emphysema. In addition to calling the health care provider, what action should the nurse take? एक क्लाइंट है जिसको एम्फाइसेमा डेवलप हो रखा है,
अभी हमने डिस्कस किया कि एक क्लाइंट है जिसको क्या डेवलप हो रखा है, एम्फाइसेमा। और एम्फाइसेमा मीन्स बच्चों कोलेप्स, डैमेज टू ए लंग्स और डैमेज टू एल्यूलाई। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट है, इसको एल्यूलाई में डैमेज हो रखा है, एक लंग की एल्यूलाई डैमेज हो रखी है या दोनों लंग्स की एल्यूलाई भी डैमेज हो सकती है, यूनिलेटरल और बायलेटरल हो सकता है। इन एडिशन टू कॉलिंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक। अब क्वेश्चन में बोला है कि इस क्लाइंट को क्या हुआ है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स हो गया। न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है कोलेप्स ऑफ लंग्स और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी। तो जो लंग्स की कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, उसमें बच्चों क्या होता है, एयर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ये प्लूरल कैविटी, इसमें एयर का एक्यूमुलेशन होने लगता है और जिसकी वजह से लंग्स क्या होते हैं, कोलेप्स हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। जैसे मान लो पेशेंट को एम्फाइसेमा था ऑलरेडी और इस लंग्स की प्लूरल कैविटी में क्या हो गए, एयर एक्यूमुलेट हो गई, न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया और ये वाला लंग्स क्या हो गया, कोलेप्स हो गया। ये यहाँ पर क्या कलेक्ट हुई है बच्चों, एयर कलेक्ट हुई है, जिसको हमने बोला है न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स। तो यहाँ पर इस लंग्स की क्या होगी, सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया है, इस लंग की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है। तो बॉडी की जो भी ऑक्सीजन डिमांड है उसको फुलफिल करने का, उसको मीट करने का काम किसका रह गया, सिर्फ एक जो अनअफेक्टेड लंग्स है वही ये बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वन, प्लेस द क्लाइंट ऑन द अफेक्टेड साइड। क्लाइंट को अफेक्टेड साइड पर प्लेस करना है। तो हम क्लाइंट को अफेक्टेड साइड पर कभी भी प्लेस नहीं करते, क्योंकि हम जैसे ही हम क्लाइंट को अफेक्टेड साइड साइड की साइड प्लेस करेंगे तो प्रेशर से क्या होगा, मीडियास्टिनल शिफ्ट होने के चांसेस रहेंगे। मींस जो मीडियास्टिनम में जो स्ट्रक्चर होते हैं वो अनअफेक्टेड साइड की ओर शिफ्ट होने लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इधर अपना हार्ट होता है तो ये भी क्या होंगे, अनअफेक्टेड साइड की ओर शिफ्ट होंगे और इस नॉर्मल लंग्स को और प्रेस करने का, कंप्रेस करने का काम करेंगे और इसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है, इसकी वॉल्यूम है, उसको और कम करने का, डिक्रीज करने का काम करेंगे। तो डिजीज के सिम्टम और ज्यादा सीवियर होने के चांस यहाँ पर रहते हैं। तो इस पेशेंट को कभी भी हम अनअफेक्टेड साइड की ओर पोजीशन नहीं देंगे। सेकंड वन, एडमिनिस्टर 60% ऑक्सीजन वाया वेंचुरी मास्क। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि जो एम्फाइसेमा एंड सीओपीडी के क्लाइंट होते हैं उनको हम लो कंसेंट्रेशन की ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, हायर कंसेंट्रेशन की ऑक्सीजन नहीं देते। तो ऑप्शन बी भी अपना रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी, प्रिपेयर फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का इस डिजीज और सिम्टम से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट पेशेंट को एडमिनिस्टर भी करते हैं तो कोई बेनिफिशियल नहीं होता। एंड सेकंड थिंग, इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर करना है उसके लिए स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम क्या देंगे, पेशेंट के सिम्टम को रिलीव करने के लिए हम देते हैं लो कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन। ऑप्शन डी, गिव ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला। तो लो कंसंट्रेशन की ऑक्सीजन हम दे सकते हैं, हालांकि इसके लिए भी प्रिस्क्रिप्शन की, डॉक्टर्स के ऑर्डर की हमें जरूरत होती है, लेकिन इन द केस ऑफ इमरजेंसी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन डी। Then next question, when a client suffers a complete pneumothorax, when a client suffers a complete pneumothorax, complete client को pneumothorax हो रखा है, there is a danger of a mediastinal shift। यहाँ पर रिस्क है क्लाइंट को कि मीडियास्टिनल शिफ्ट होने के चांसेस है। मीडियास्टिनल शिफ्ट का मतलब होता है बच्चों शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर। मीडियास्टिनल टुवर्ड अनअफेक्टेड साइड।
जो अनअफेक्टेड साइड है उस साइड मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने को हम बोलते हैं मीडियास्टिनल शिफ्ट। और ये तब होता है जब थोरासिक कैविटी में प्रेशर इम्बैलेंस होता है, ड्यू टू इम्बैलेंस इन प्रेशर, इम्बैलेंस इन प्रेशर। In such a shift occur, what potential effect is cause for concern? अगर इस पेशेंट को शिफ्ट हो जाता है, मीडियास्टिनल शिफ्ट होता है, तो प्रायोरिटी कंसर्न अपना क्या रहेगा? तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया कि मीडियास्टिनल शिफ्ट में क्या होता है, मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस लंग्स में न्यूमोथोरेक्स डेवलप हुआ है, तो जो भी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर हार्ट और बाकी अनदर स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे, इस साइड अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट होंगे। और जैसे ये स्ट्रक्चर अनअफेक्टेड साइड शिफ्ट होंगे, अनअफेक्टेड एरिया को कंप्रेस करेंगे और वहां के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, अनअफेक्टेड एरिया को कंप्रेस करेंगे, वहां के प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, एंड उसकी कैपेसिटी को, उसके फंक्शन इस वजह से क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज फंक्शन। और जब इस एरिया के फंक्शन डिक्रीज होंगे तो यहां पर इस एरिया में, क्योंकि ये लंग्स तो क्या है, कोलेप्स होने के कारण नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल कौन सा है, ये वाला एक ही लंग्स, राइट वाला फंक्शन, सॉरी लेफ्ट वाला फंक्शनल है। अब इसकी भी कैपेसिटी कम हो गई तो ये क्या करेगा, जो गैस एक्सचेंज करेगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब गैस एक्सचेंज डिक्रीज होगा तो बॉडी को जो लंग हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो भी क्या होगा, डिक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू हार्ट। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, रप्चर टू द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को रप्चर होने के चांसेस तभी रहते हैं जब कोई ट्रोमेटिक इंजुरी होती है, लेकिन मीडियास्टिनल शिफ्ट के केस में पेरिकार्डियम को रप्चर होने के कोई चांस नहीं रहते। ऑप्शन बी, इन्फेक्शन ऑफ द सब प्लूरल लाइनिंग। तो इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन इमीडिएटली इन्फेक्शन के कोई सिम्टम हम यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सी, डिक्रीज द फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट, एंड ऑप्शन डी, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द अनअफेक्टेड एरिया। अभी हमने डिस्कस किया कि मीडियास्टिनल शिफ्ट होने से अनअफेक्टेड एरिया की वॉल्यूम डिक्रीज होगी, क्योंकि उस पर प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो रही है, उसकी डिक्रीज होगी, उसके फंक्शन डिक्रीज होंगे। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो जब फंक्शन कम होगा, वॉल्यूम कम होगी, तो राइट हार्ट को जो ब्लड सप्लाई हो रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो भी बच्चों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर राइट आंसर होता है डिक्रीज द ब्लड सप्लाई और डिक्रीज द फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट, डिक्रीज द फीलिंग ऑफ द राइट हार्ट। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, a client just had a thoracentesis, a client just had a thoracentesis, for which response it is most important for the nurse to observe the client. Thoracentesis means a invasive procedure जिसमें हम क्या करते हैं, थोरासिक कैविटी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है उसको रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लूरल कैविटी, removal of fluid from pleural cavity. For example, in the case of pleural effusion, हेमोथोरेक्स, हम क्या करेंगे, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर करते हैं। जब थोरासेंटेसिस किया जाता है तो यहाँ पर रिस्क रहती है डैमेज टू लंग्स। मोस्ट जो कॉमन रिस्क रहती है वो होती है डैमेज टू लंग्स। और जब अगर लंग्स को डैमेज हो जाता है तो कफ में ब्लड देखने को मिलता है, ब्लड इन स्प्रूटम। क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है,
increased coughing and blood in sputum. ब्लड इन स्पूटम देखने को मिलेगा। देन अगर लंग्स को ट्रोमा हो रहा है तो वहां पर डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड, डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड। तो ये सिम्टम मेनली देखने को मिलते हैं, ब्रीथ साउंड वहां पर डिक्रीज मिलता है एंड कफ में ब्लड भी की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है अगर लंग्स को डैमेज होता है। तो ऑप्शन है फर्स्ट वन, साइन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन थोरासेंटेसिस के बाद इन्फेक्शन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इमीडिएटली इसके कोई सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलते। मे बी आफ्टर 1 वीक इसके लिए हम असेस कर सकते हैं, लेकिन इमीडिएटली इन्फेक्शन के कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अपना ऑप्शन ए रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो इंक्रीज द ब्रीथ साउंड, तो अगर लंग्स को कोई ट्रोमा होता है तो ब्रीथ साउंड डिक्रीज मिलते हैं। इंक्रीज द ब्रीथ साउंड इंडिकेट करते हैं पेशेंट के इंप्रूवमेंट को, क्योंकि जैसे जो फ्लूइड था वो रिमूव होने के बाद ब्रीथ साउंड क्या होते हैं, इजीली ऑडिबल होते हैं। जब प्लूरल इफ्यूजन होता है या हार्ट हिमोथोरेक्स होता है तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण ब्रीथ साउंड थोड़े डल हो जाते हैं, लेकिन जैसे हम फ्लूइड को रिमूव करेंगे ब्रीथ साउंड इजीली अस्कल्टेट कर सकते हैं हम, ब्रीथ साउंड हमें इंक्रीज्ड मिलते हैं। तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है, इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। एंड डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, तो जब भी गैस एक्सचेंज स्लो होता है, जब एडिक्वेट गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता, जब बॉडी की ऑक्सीजन जो नीड होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती, उस केस में बच्चों क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है। उस केस में रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होती है। लेकिन जब भी पेशेंट इंप्रूव होने लगता है तो रेस्पिरेटरी रेट क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट भी एक नॉर्मल फाइंडिंग है, ये कोई प्रॉब्लम को या सीवियरिटी को इंडिकेट नहीं करती। लेकिन ऑप्शन बी, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड, अगर स्पूटम में ब्लड प्रेजेंट है, एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है लंग डैमेज को या लंग्स ट्रोमा को। तो इस क्वेश्चन का अपना राइट आंसर होता है ऑप्शन बी। तो ये कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, जो प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, जिनको आज के सेशन में हमने डिस्कस किया है।